हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसे कि हम बात कर रहे थे बच्चे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमारा, एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ओके, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अभी इस यूनिट में हमें क्या करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। ओके, हमें डिटेल में नहीं जाना। तो अभी सिर्फ हम इंट्रो देखेंगे। एनालिसिस से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हमें पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ओके, बाकी के अभी आप और भी आपके यूनिट्स हैं तो वहाँ पर हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे परेशान नहीं होना है कि मैम ने इतने कम चीज़ों में ही कैसे पूरा टॉपिक एंड कर दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज चल रहे हैं ना। तो जितना हमें बोला गया है यूनिट में, हम उतनी ही चीज़ें कवर अप करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, कैसे आप इसे एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में डिफाइन करने वाले हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को, तो ध्यान रहे कि इस तरीके से प्रॉपर क्लियरली आपको वहाँ पर टर्म्स को क्लियर करना होता है, ठीक है। और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे आप, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी AQ2 जैसी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखोगे बच्चे, आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो AQ2 से ज़्यादा टाइम लिंक होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, AQ2 का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पैटर्न है कॉपी चेकिंग का। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप अपनी प्लानिंग करके चले, कैसे हमें वहाँ पर प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, ऑल्सो नोन एज अ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, आप इसे और क्या बोल सकते हैं, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है। इज अ हाईली फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब कि आप समझते हैं फंडामेंटल, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है, स्टैंडर्ड है। एंड क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड कहलाता है। क्या, क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड, यानी कि यहाँ पर आप किसी भी बोल सकते हैं सैंपल का क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था, एनालिसिस दो तरीके से होते हैं, या तो हम क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड है, यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। क्या करते हैं हम इसका, कहाँ यूज करते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ऑफ द अननोन सब्सटेंस। किसका, अननोन सब्सटेंस, ऑल्सो कॉल्ड एनालाइट। क्या बोलते हैं हम उसे, एनालाइट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। ओके, बाय रिएक्टिंग, अब कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, है ना, बाय रिएक्टिंग इट विद अ प्रिसाइजली मेजर्ड। हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाते हैं किसके बीच, एक हम प्रिसाइजली मेजर्ड वॉल्यूम लेंगे, किसका लेंगे, ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। यानी कि हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे अपने एनालाइट की, ठीक है, एनालाइट के। और फिर हम देखेंगे वहाँ पर कुछ चेंजेस। वो चेंजेस कैसे पता लगते हैं, जब हम वहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप याद रखिए, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी अननोन सब्सटेंस की, जिसे आप एनालाइट बोलेंगे। क्लियर है, with the help of the reacting a precisely measured volume of the टाइट्रेंट। ओके, तो हम यहाँ पर टाइट्रेंट का एक मेजर वॉल्यूम लेंगे। जैसे कि हमें एक बोल सकते हैं हम, जो टाइट्रेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, उसका वॉल्यूम पता होता है, ठीक है। तो हम उसकी हेल्प से अननोन वाले की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए अभी यहाँ पर आपको की टर्मिनोलॉजी समझनी है। टाइट्रेंट क्या होता है, ठीक है, दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मैंने बोला ना, जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं दो केमिकल के बीच, एक तो आपका एनालाइट है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम ले रहे हैं जिसका हमें वॉल्यूम पता है, हमें उसकी कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है
ऑफ द नॉन कंसंट्रेशन। किसका बच्चे? नॉन कंसंट्रेशन होता है, एंड वॉल्यूम भी आपको पता होती है। ठीक है, क्लियर है। यूजुअली इन द ब्यूरेट, हम इसे किस में लेते हैं? ब्यूरेट में लेते हैं, विच इज़ ग्रेजुअली एडेड टू द एनालाइट। जिसे इस टाइट्रेंट सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? धीरे धीरे एनालाइट में ऐड करते जाते हैं। एनालाइट क्या है? अब ये बचे जो ये टाइट्रेंट और टाइट्रेंट और टाइट्रेंट वाला वर्ड है ना बच्चे, ये दोनों आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत फोर्थ सेमेस्टर में आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, याद करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। इसीलिए मैंने इसी सब्जेक्ट को पिक किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा है ऐसा कि मतलब बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या चीज़ें याद करनी है, कितना हमें लिखना है एग्ज़ाम में। तो बच्चे ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इनफ होंगी। ठीक है, तो मैं वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, वही जो मैंने खुद एग्ज़ाम में प्रेजेंट करी है ना। तो मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं बच्चे, टॉपर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई तारीफ़ नहीं कर रही अपनी, जस्ट आपको अश्योरेंस दे रही हूँ कि बच्चे आप एक ऐसी गर्ल से पढ़ रहे हैं जिसने खुद ये सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रेजेंट की हैं, और जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी पॉजिटिव ही रहा है। तो बच्चे इसी वजह से आप यहाँ पर बेफिक्र होके इन चीज़ों को जितना अच्छे से पढ़ें, प्रेजेंट कर पाए अपनी लैंग्वेज में, और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जो टाइट्रेंट है मैंने बोला ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ओके, अब जो एनालाइट है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है, हम क्या करेंगे? उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्रेंट बोलते हैं। ओके, और ये सब्सटेंस क्या होता है? आप देखो, whose concentration is unknown, अननोन होती है कंसंट्रेशन, और इसे हम किस में लेते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। हमेशा याद रखना है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो आप ब्यूरेट में लेते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, मैम ये ब्यूरेट क्या है, ये कॉनिकल फ्लास्क क्या है? बच्चे, कुछ बच्चों ने तो ट्वेल्थ में लैब वगैरह परफॉर्म करी होगी, तो उन्हें तो समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बट जिन्होंने लैब परफॉर्म नहीं करी है ट्वेल्थ तक, कोई बात नहीं, अभी हम आगे, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, मैं वहाँ पर शो करूँगी। ठीक है, अभी याद रखिए आप, जो टाइट्रेंट है वो एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। ठीक है, एनालाइट जो होता है जिसे आप टाइट्रेंट बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पता नहीं होती है, तो हमें उसकी कंसंट्रेशन ये तो फाइंड आउट करनी है। उसे हम लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, दैट रिएक्ट विद द टाइटन, और दोनों के बीच हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता लगेगा रिएक्शन हो रही है, कंटिन्यू है या नहीं है, एंड हो चुकी है या नहीं हुई है? तो वो सारी चीज़ें पता करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझते चलते हैं ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अब एक बात और, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नॉन, हमेशा याद रखना बच्चे, स्टैंडर्ड कोई भी कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी है, तो बच्चे अगर स्टैंडर्ड वर्ड लगा हुआ है मतलब हमें उसकी कंसंट्रेशन एक्यूरेटली हमें पता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अ सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी, अब देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी हाई प्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है, एंड नॉन केमिकल कंपोजिशन, और उनके कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन भी हमें पता होते हैं, यूज टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय एक्यूरेट वेइंग एंड डिजॉल्विंग। मतलब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, इस ये खुद में इतना प्योर है, इतना स्टेबल है, और इसके केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर नॉन है, तो इसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, इसकी हेल्प से हम ये क्या करते हैं, हम नेक्स्ट हम अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह, जितनी क्वांटिटी में इसे लिया गया होगा, जिस तरीके से, जिस मेथड से इसे प्रिपेयर किया गया होगा, सेम उसी तरीके से हम सेकंड अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टली बाय एक्यूरेट वेइंग एंड डिजॉल्विंग। मतलब वे किया हमने सॉलिड पार्टिकल को, और फिर हमने डिजॉल्व कर लिया, और हमने सॉल्यूशन रेडी किया। तो ये आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, आपको याद होने चाहिए, इनके एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप ये समझ के चलो बच्चे कि जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, तो अब बात करते हैं हम, आप देखो बच्चे, यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कैसे आप इन्हें डिफाइन करने वाले हो, क्लियर है? तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है आपके?
A substance whose concentration is determined standardized against the first standard। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला जो प्राइमरी स्टैंडर्ड था वो खुद में इतना प्योर इतना स्टेबल है कि हम उसकी हेल्प से दूसरा सेकंड हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं बाय एक्यूरेटली वेइंग एंड डिजॉल्विंग। ओके, तो मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड वही हुआ जो हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से क्या किया, हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है। ठीक है, ओके, अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में NaOH HCl। ओके, अब बात करते हैं हम इंडिकेटर। एक टर्म है इंडिकेटर, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है बच्चे आपने। जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अ सब्सटेंस ऑफन अ डाई, ज़्यादातर आप देखोगे जो इंडिकेटर होते हैं वो डाई ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दैन अंडरगो शार्प विजिबल चेंज, ये क्या होते हैं, ज़्यादातर हम डाई क्यों एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें हमें शार्प एकदम एग्जैक्ट विजिबल चेंज, मतलब ऐसा चेंज देखने को मिलता है जो विजिबल होता है। ठीक है, इजीली ऑब्जर्व हो सके। यूजुअली आप कलर चेंज, ज़्यादातर टाइम आप क्या देखोगे, कलर चेंज देखने को मिलेगा एट और नियर द इक्विवेलेंट पॉइंट। कब देखने को मिलता है ये चेंज, एट द पॉइंट और नियर द इक्विवेलेंट पॉइंट। अब फिर यहीं से एक नया टर्म निकल के आया कि मैम इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, अब उसे भी समझो आप। ऑल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल एंड पॉइंट, आप इसे क्या बोलेंगे, theoretical endpoint, the point where the amount of titrant, अब ध्यान से देखना, the point where the amount of titrant added is chemically equivalent to the amount of the analyte in the flask। यानी कि ये एक तरीके का theoretical end point होता है, अमाउंट होता है जिसमें हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। थ्योरेटिकल समझ रहे हो ना बच्चे, यहाँ पर मतलब हमने एक एज्यूम किया है कि इस कंसंट्रेशन पे, इस अमाउंट पे हमारा जो टाइट्रेंट है वो हमारे एनालाइट से कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका होगा। ठीक है, मीनिंग द रिएक्शन इज थ्योरेटिकली कंप्लीट। थ्योरेटिकली हमने सोच लिया कि इतने अमाउंट पे ये दोनों आपस में पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुके होंगे। ओके, तो वही बोला गया है, जो इंडिकेटर है वो अपना कलर कब चेंज करते हैं, जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। ओके, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब ऑब्जर्व एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट को क्या बोलोगे, फाइनली प्रैक्टिकली जो आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, जिस पॉइंट पर कलर चेंज हुआ है सॉरी हुआ है प्रैक्टिकली। ठीक है, द पॉइंट वेयर द इंडिकेटर शोज अ विजिबल चेंज, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर इंडिकेटर्स विजिबल पॉइंट मतलब विजिबल चेंजेस शो करते हैं। ठीक है, कलर चेंज शो करते हैं। द गोल इज फॉर द एंड पॉइंट इज टू बी क्लोज एज पॉसिबल टू द इक्विवेलेंट पॉइंट। अब हम इंडिकेटर प्रैक्टिकल, तो हम प्रैक्टिकली हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इंडिकेटर ऐड करते हैं अपने रिएक्शन में जहाँ पर टाइट्रेंड और टाइट्रेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहीं पर आपका इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही कलर चेंज स्टार्ट हुआ मतलब वहीं पे रिएक्शन आपको स्टॉप कर देनी है, और फिर मेज़र करना होता है कि किस वॉल्यूम पे, किस कंसंट्रेशन पर कलर चेंज आया है। वही कंसंट्रेशन बताती है कि हमारे अननोन की कंसंट्रेशन क्या थी, है ना। क्लियर है, तो बच्चे यहाँ पर आप क्लियर रखना। अब बात करते हैं एक चीज़ और, टाइट्रेंट एरर। टाइट्रेंट एरर मतलब जो हमने थ्योरेटिकल अजम्पशन किया था कि थ्योरेटिकल अमाउंट कितना होना चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, और एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए प्रैक्टिकल में क्या कंसंट्रेशन आता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका टाइट्रेंट एरर। क्योंकि भाई आपने थ्योरेटिकली कोई चीज़ एज्यूम करी है, अब प्रैक्टिकली ज़रूरी थोड़ी ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू आए, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ना, तो वो जो डिफरेंस वैल्यू है बच्चे, वही आपकी क्या कहलाती है, टाइट्रेंट एरर कहलाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइट्रेंट एरर। ओके, और ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा आपका बच्चे क्या, ब्यूरेट। ठीक है, ये ब्यूरेट कुछ इस तरीके से मतलब होता है। ठीक है, उसमें हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही लेते हैं, यानी टाइट्रेंट लेते हैं, और जो कॉनिकल फ्लास्क होता है बच्चे उसमें हम एनालाइट यानी कि अपना टाइट्रेंट लेता है। ठीक है, और फिर ड्रॉप वाइज यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, टाइट्रेंट को इसमें गिरा रहे होते हैं, और इसी में इंडिकेटर होता है। रिएक्शन चल रही होती है ड्रॉप वाइज बहुत स्लोली चल रही होती है। ठीक है, और क्यों ड्रॉप वाइज चल रहे होते हैं,
अगर आप ड्रॉप वाइज यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाओगे, एकदम से आपने 3 ml वॉल्यूम, 5 ml वॉल्यूम आपने यहाँ पर टाइट्रेंट ऐड कर दिया, पता लगे कि आपने 3 ml वॉल्यूम यहाँ पर ऐड किया, हो सकता था कि 2 ml पे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हम बहुत ड्रॉप वाइज देखते हैं, ताकि जैसे ही एक ड्रॉप भी वहाँ पर गया और जहाँ रिएक्शन कंप्लीट हुई वहीं पर आपका इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है, तो वहीं पर हम रिएक्शन स्टॉप कर देते हैं। तो बहुत स्लोली करना होता है। बच्चे यहाँ पर पेशेंस नहीं रखते प्रैक्टिकली, और फिर उनके क्या टाइटरेंट एरर कुछ ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत पेशेंसफुली वर्क करना। ठीक है, बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें वहाँ पर क्या करती हैं, रिजल्ट में एरर लेके आती हैं। तो इसीलिए जो हमारे प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि लैब लैब में सोचते हैं क्या इन सब चीज़ों से क्या ही बेनिफिट होगा, तो वो सिर्फ रिजल्ट ला के टीचरों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मतलब ड्रॉप वाइज ना गिरा के टाइट्रेंट को वो मतलब बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में क्या करते हैं, गिराते हैं, और कलर चेंज होते ही दिखा देते हैं, लो हमारा तो ये आया है। और पता लगता है वो तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है, मतलब हमारे थ्योरेटिकल यानी इक्विवेलेंट पॉइंट के कंपेयर में जो एंड पॉइंट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है। तो वो हमारे एरर की वजह से होता है। ठीक है, तो यही था आज के इस सेशन में। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ये बच्चे, ये आपके इस यूनिट में अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, तो हमें पहले अपने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है। फिर हम नेक्स्ट यूनिट में धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, हर एक जितने भी एनालिटिकल मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतना ही रखते हैं ना। ओके, तो नोट डाउन कर लेना, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से प्रेजेंट करें अपने क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।